नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री राम एकेडमी में। श्री राम एकेडमी आपको अकाउंट्स और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज करवाता है। उसी कड़ी में आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में आगे के टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। आपने अक्सर सुना होगा कि अकाउंटिंग बहुत मुश्किल है, बहुत उबाऊ है या फिर ये हम सबसे नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जी नहीं। दोस्तों, अकाउंटिंग कोई पहाड़ नहीं है जिसे चढ़ना मुश्किल हो। ये तो बस एक सीढ़ी है और हम श्री राम एकेडमी में आपको सिखाएंगे कि कैसे इस सीढ़ी पर चढ़कर हम अपने कैरियर की नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारा चैनल उन सभी के लिए है जो अकाउंटिंग को समझना चाहते हैं, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो, कॉलेज के स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो जो अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहता है। हम यहाँ पर आपको अकाउंटिंग की पूरी सॉल्यूशन देने आए हैं। श्री राम एकेडमी में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, टैली, जीएसटी और भी बहुत कुछ। हमारी कोशिश होगी कि हर कंसेप्ट को हम सबसे आसान भाषा में, सबसे सरल तरीके से समझाएं। यहाँ पर आपको कोई रट्टा मारने वाली पढ़ाई नहीं मिलेगी, बल्कि कंसेप्ट क्लियर करने वाली पढ़ाई मिलेगी। हमारा मकसद है कि अकाउंटिंग के हर टॉपिक को इतना आसान बना दिया जाए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे अकाउंटिंग की थोड़ी भी नॉलेज ना हो, वो भी इसे आसानी से समझ सके। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर किसी अदर सब वोकेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट हो, सभी के लिए श्री राम एकेडमी आसान भाषा में, आसान तरीके से अकाउंटिंग के नॉलेज के बारे में वीडियोस बनाता है जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अकाउंटिंग के राज को सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अकाउंटिंग हर सवाल का जवाब आपके पास हो, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो में हम आपको नई नई जानकारी प्रोवाइड कर सके और हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं ये अकाउंटिंग की दुनिया में सफ़र। जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में, डिस्काउंट के बारे में बताया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, जैसे आपको बताया गया था कि बिजनेस में जैसे किसी मोटर व्हीकल के चार पहिए होते हैं जो उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग के ये चार स्तंभ होते हैं जिसको हम लोग बिजनेस में एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटीज के नाम से जाना जाता है। और आपका पूरा अकाउंटिंग जो है वो इसी चार स्तंभ पे टिका हुआ है। एक्सपेंस, नाम से ही पता चलता है खर्च। अकाउंटिंग में खर्च को दो टाइप्स में या दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और दूसरे को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया गया है, इट रेफर टू द आइटम ऑफ एक्सपेंसेज which can be identified with each individual unit of production as far as manufacturing business concerned। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस बताया गया है, यह उस खर्च से रिलेटेड होता है या उस खर्च से संबंधित होता है जो किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के ईच इंडिविजुअल प्रोडक्शन से पहचाना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है जो अपना सामान स्वयं प्रोडक्शन करके और उसको बेचते हैं, तो उस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को उस सामान के प्रत्येक यूनिट पे
जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, यानी उसको प्रत्येक यूनिट बनाने में जो खर्च लगता है, उस खर्च को उस बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाता है। However, in case of trading business, it refers to the item of expenses which is directly related to the purchase of revenue goods. जैसा पिछले क्लासेज में आपको रेवेन्यू गुड्स के बारे में बताया गया था कि वह गुड्स जिसका हम व्यापार करते हैं, मतलब जिसको हम लोग खरीदते हैं बेचने के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको हम लोग बिजनेस में रेवेन्यू गुड्स कहते हैं। तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आपको बताया गया कि सामान बनाने के ऊपर जो भी खर्च करते हैं वो उस बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। लेकिन यदि कोई ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस मतलब वो सामान बनाते नहीं है, वो कहीं से बना बनाया सामान खरीदते हैं और उसको बेच करके प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि उस सामान की खरीदारी से रिलेटेड या खरीदारी के दौरान जो भी खर्च होता है, वो उस खर्च उस बिजनेस के लिए, उस ट्रेडिंग बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस के नाम से जाना जाता है। वहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में बताया गया है एक्सपेंसेज अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब सामान मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए सामान बनाने से को छोड़कर या ट्रेडिंग बिजनेस सामान खरीदारी को छोड़कर जो भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर, वो सब उस बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। इसको आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हम एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस के लिए एक वेयर हाउस या एक शॉप या एक दुकान लिया हुआ है, तो उस दुकान का जो किराया हो गया, क्या हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। या उस दुकान में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं जिसको हर महीने सैलरी पेड किया जाता है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। दुकान में बिजली का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक बिल पेड किया गया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। टेलीफोन बिल पेड किया गया, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आपने बैंक से लोन लिया, उसके लिए आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब सिंपली कह सकते हैं कि सामान बनाने या सामान खरीदने के दौरान या खरीदारी का जो खर्च होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, उसको छोड़कर जो भी एक्सपेंसेज होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। ठीक उसी तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, इनकम का वर्गीकरण, इनकम को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। बताया गया इनकम्स एक्रूइंग टू नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, इट रिजल्ट फ्रॉम द सेल्स ऑफ रेवेन्यू गुड्स बाय द मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस। यहाँ बताया गया कि बिजनेस के सामान्य दिनचर्या में जो इनकम होता है उसको बिजनेस का डायरेक्ट इनकम कहलाता है। ये किस चीज का परिणाम होता है? तो किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या ट्रेडिंग बिजनेस के द्वारा सामान बेचने से जो इनकम होता है वही इनकम बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम जो है वो एक ही चीज से रिलेटेड होता है। मतलब ये हो गया कि हम सामान बनाने या सामान खरीदने के दौरान जो खर्च किए वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और उसी सामान को बेचने से जो इनकम हुआ वो डायरेक्ट इनकम हो गया। बाकी जो भी अदर इनकम है जिसका सामान की बिक्री से कोई संबंध नहीं है, वैसे इनकम को हम लोग इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे लिखा गया इनकम्स अदर देन डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम यानी सेल के इनकम को छोड़कर बिजनेस में जो भी इनकम आता है वो बिजनेस का इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। इसको भी समझ सकते हैं, जैसे हम किसी को लोन दिए, वहां से हमको इंटरेस्ट मिला, बैंक में हम पैसा डिपॉजिट किए, वहां से इंटरेस्ट मिला। मेरे पास बहुत सारा किराए का मकान है, हमको वहां से किराया रेंट मिल रहा है, वो इनकम हो गया। ठीक है, तो इस तरह का इनकम जो सेल को छोड़ के है उसको हम लोग बिजनेस में इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति। आपको पहले ही बताया गया है बिजनेस में जो भी वस्तु या संपत्ति होती है उसको बिजनेस का एसेट्स कहा जाता है। इसको भी यहाँ दो कैटेगरी में बांटा गया है, फिक्स्ड एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स्ड यानी अस्थायी संपत्ति, करेंट यानी जो संपत्ति घटती बढ़ती रहती है। फिक्स्ड एसेट्स बताया गया है दोज एसेट्स विच आर acquired by the business for the purpose of establishment of the business and are acquired for carrying on business for a long period are called fixed assets. Fixed assets वैसी संपत्ति जिसको बिजनेस के द्वारा एक्वायर किया गया है, यानी खरीदा या उसको ग्रहण किया गया है अपने आप को स्थापित करने के लिए, यानी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर उसकी मदद से बिजनेस को लंबे समय तक कैरी ऑन करने के लिए, लंबे समय तक चलाने के लिए। तो उस तरह के संपत्ति को हम लोग बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सारा जो संपत्ति होती है ये
क्या करता है, ये आपको अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में मदद करता है या फिर इसकी मदद से आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक कैरी ऑन करते हैं, इसलिए बिजनेस में इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। करंट एसेट्स, यहाँ बताया गया दोज एसेट्स which are continuously circulated in the business to meet day to day requirement are called current assets। वैसी संपत्ति जो बिजनेस में दिन प्रतिदिन की जरूरत के अनुसार सर्कुलेट होता रहता है, सर्कुलेट मतलब आता जाता रहता है, उस तरह के संपत्ति को हम लोग बिजनेस में करंट एसेट्स कहते हैं। जैसे कैश बैलेंस, नगद रुपया, ये क्या रहता है, ये आपके बिजनेस में आता रहता है। जैसे मान लेते हैं कहीं से इनकम आया तो ये कैश का बैलेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा, कहीं खर्च होगा तो घट जाएगा, या बैंक बैलेंस भी, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे बढ़ जाएगा, कभी जरूरत होगा उसको विड्रॉ करेंगे घट जाएगा, या डेटर्स जो आपका कस्टमर है वो भी आपका घटता बढ़ता रहता है। तो उस तरह की संपत्ति जो जनरली फिक्स रहता है, वो दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता नहीं है, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और वो संपत्ति जो दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता रहता है, यानी जिसके वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट्स कहते हैं। ठीक उसी तरह से अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का वर्गीकरण। यहाँ लायबिलिटीज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और एक करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये देखिए अपने नाम से ही जाहिर है कि वैसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट पीरियड काफी लंबा हो। तो देखिए बताया गया दोज लायबिलिटीज व्हिच हैव लॉन्ग रिपेमेंट पीरियड, वैसी लायबिलिटीज जिसका रिपेमेंट पीरियड यानी उसको चुकाने का पीरियड जो है वो काफी लंबा है, जनरली जनरली मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। और ये जनरली वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब एक साल से अधिक का है। आपको बताया गया था अकाउंटिंग पीरियड के बारे में कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है या अकाउंटिंग ईयर वो एक साल का होता है, जो अप्रैल से शुरू होता है और मार्च को खत्म होता है। तो वैसा लोन या वैसी लायबिलिटीज जिसको हमको साल भर के बाद देना है, 2 साल 3 साल, वैसी लायबिलिटीज को हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कैपिटल, बिजनेसमैन के द्वारा जो बिजनेस में पूंजी लगाया गया वो भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटीज होता है। या लॉन्ग टर्म बैंक लोन, बैंक से आपने लंबे समय के लिए लोन लिया है, तो इस तरह का जो लायबिलिटीज होता है उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की श्रेणी में रखते हैं। करंट लायबिलिटीज बताया गया दोज लायबिलिटीज विच आर मेट विद इन ए शॉर्ट पीरियड जनरली विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, वह लायबिलिटी या वह कर्ज जो शॉर्ट पीरियड में आपको मिल जाता है। कहने का मतलब है कि वैसा कर्ज जिसको आपको शॉर्ट पीरियड में ही देना है, जनरली जनरली विद इन एन अकाउंटिंग पीरियड, यानी जनरली साल भर के अंदर ही। तो वैसा कर्ज या वैसी लायबिलिटी जिसको आपको साल के अंदर में ही चुका देना है, वैसे लायबिलिटीज को हम लोग करंट लायबिलिटीज की श्रेणी में रखते हैं। जैसे क्रेडिटर्स, जितने भी आपके सप्लायर्स हैं जिससे आप उधार में सामान परचेज करते हैं, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी बकाया खर्च जैसे बिजली बिल, टेलीफोन बिल, महीना लग गया आपने पेड नहीं किया, तो वो आपके लिए एक तरह से क्या कहलाता है, लायबिलिटीज कहलाता है। वो इस महीना में नहीं तो अगले महीने में आपको पेड करना होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग, इस वीडियोज में हम लोग जाने एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं, इनकम कितने तरह के होते हैं, एसेट्स कितने तरह के और लायबिलिटीज कितने तरह के होते हैं। अब हम लोग आते हैं अकाउंट्स। आपको बताया गया था पिछली क्लास में अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स क्या होता है। तो अकाउंट जो होता है वो टैली में या अकाउंटिंग में लेजर का एक रिकॉर्ड होता है जो किसी पार्टिकुलर पर्सन या किसी पार्टिकुलर आइटम से रिलेटेड होता है। अकाउंट्स को यहाँ 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, देखिए बताया गया है अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन विद ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। वह अकाउंट जो ट्रांजेक्शन्स को पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन के नाम से रिकॉर्ड करता है उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। दीज अकाउंट्स आर नेसेसरी इन पार्टिकुलर टू रिकॉर्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ही आते हैं। मतलब जब हम किसी को कोई सामान उधार में बेचते या खरीदते हैं तो वहाँ पे हम लोग उस पार्टी का या उस बिजनेस का या उसका कंपनी का नाम को लिखते हैं और वही नाम उसके लिए या वही नाम अकाउंट्स के लिए पर्सनल अकाउंट्स की कहलाता है। जैसे कमल्स अकाउंट, मालाज अकाउंट, शर्मा अकाउंट, फर्म अकाउंट, लिमिटेड कंपनीज अकाउंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अकाउंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी अकाउंट्स etc। तो सिंपली कह सकते हैं
कि किसी व्यक्ति के नाम का अकाउंट हो, या किसी बिजनेस का नाम का अकाउंट हो, या किसी कह सकते हैं बैंक के नाम का अकाउंट हो, यानी बिजनेस, बैंक या किसी व्यक्ति के नाम का जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। रियल अकाउंट बताया गया, अकाउंट्स रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज और एसेट्स आर नोन एज रियल अकाउंट। मतलब वह अकाउंट जो किसी प्रॉपर्टीज यानी संपत्ति, या एसेट्स का मतलब भी संपत्ति होता है, प्रॉपर्टीज या संपत्ति से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग रियल अकाउंट्स की श्रेणी में रखते हैं। ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन फॉर ईच एसेट्स, और यहाँ प्रत्येक संपत्ति के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, यानी अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो कैश हो, मशीनरी हो या बिल्डिंग हो। मतलब किसी वस्तु या संपत्ति के नाम का जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। रियल अकाउंट को भी यहाँ दो कैटेगरी में बांटा गया है, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते हैं। टेंजिबल के बारे में बताया गया, दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज विच कैन बी सी, टच्ड, फेल्ड, मेजर्ड, परचेज्ड एंड सोल्ड। यानी वह अकाउंट जो किसी संपत्ति या प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, मापा जा सकता है, खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, जैसे मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। ये सब आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, माप सकते हैं, इसको हम लोग टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। इनटेंजिबल, दीज अकाउंट रिप्रेजेंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। ये भी अकाउंट एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को ही रिप्रेजेंट करता है। विच कैन नॉट बी सीन, लेकिन जिसको छुआ नहीं जा, देखा नहीं जा सकता है, टच छुआ नहीं जा सकता है या फिर महसूस नहीं किया जा सकता है, जिसको रुपए पैसे के रूप में लेकिन उसको रुपए पैसे के रूप में मापा जा सकता है, जैसे गुडविल, आपकी कंपनी का गुडविल, ख्याति, या पैटेंट अकाउंट, आप अपनी कंपनी का किसी प्रोडक्ट का पैटेंट करवाते हैं तो अकाउंट, या ट्रेडमार्क या कॉपीराइट अकाउंट। ये सब क्या है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट देखिए बताया गया, अकाउंट्स रिलेटिंग टू इनकम, रेवेन्यू, गेन, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर टर्म्ड एज नॉमिनल अकाउंट। यानी वह अकाउंट जो किसी इनकम, रेवेन्यू, वही इनकम को ही रेवेन्यू भी कहा जाता है, गेन या लाभ, खर्च या हानि को रिप्रेजेंट करता है या खर्च हानि से रिलेटेड होता है, उस तरह के अकाउंट को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। यानी सिंपली कह सकते हैं कि खर्च, आमदनी, लाभ या हानि से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। दीज अकाउंट्स आर नोन एज फिक्टिशियस अकाउंट्स एज दे डू नॉट रिप्रेजेंट एनी टेंजिबल एसेट्स। और इस अकाउंट्स को हम लोग फिक्टिशियस अकाउंट कहते हैं क्योंकि ये किसी टेंजिबल एसेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ए सेपरेट अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर ईच हेड और एक्सपेंस और लॉस, गेन्स और इनकम। और यहाँ पे हर हेड के लिए, हर तरह के खर्च के लिए या हानि के लिए या लाभ के लिए या इनकम के लिए हम लोग अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। जैसे वेजेज अकाउंट, वेजेज मतलब होता है मजदूरी, रेंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड आर सम एग्जांपल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। जैसे रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोन बिल, ये क्या है, जब आप किसी को पेड करते हैं तो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंस होता है, जब आप किसी से रिसीव करते हैं, लेते हैं, तो वो आपके बिजनेस का इनकम होता है। ठीक है, तो खर्च, इनकम, लाभ या हानि से रिलेटेड जितने भी तरह के अकाउंट होते हैं उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो यहाँ समझ गए कि अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। किसी व्यक्ति, बिजनेस या बैंक के नाम को हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कोई वस्तु या संपत्ति के नाम का अकाउंट रियल अकाउंट कहलाता है, और कोई खर्च या इनकम से रिलेटेड जो अकाउंट होता है उसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आगे के टॉपिक में चलेंगे। आज के लिए ओवर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।